वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल इसी पे। दोस्तों आइए शिक्षक और सहायक शिक्षक 2023 भर्ती के लिए बाल विकास को हम और अपना मजबूत करते हैं और इसी कड़ी में 30 और नए प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। और ये 30 के 30 प्रश्न जो है आपके सीजी टेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित है। आपका जो सीजी टेट का 2022 का एग्ज़ाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन पेपर है। सीजी टेट 2022 सेप्टेम्बर वाला, ठीक है, सेप्टेम्बर में जो आपका हुआ था ये वहाँ के पेपर हैं और ये पेपर 1 का है। क्लियर हुआ? आइए पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? पैवलव, ठीक है, मैकडगल, पियाजे या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर हम नैतिक विकास की बात करते हैं तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोलबर्ग ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपके कोलबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो कोलबर्ग तो है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनी सुलेवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर मतलब उनकी जो उनको पढ़ाया उसको क्या बोलते हैं? ट्यूटर बोलते हैं, के रूप में कार्य किया, वह किससे पीड़ित थी? तो एनी सुलेवन जो थी वो टीचर थी। ठीक है, एनी सुलेवन जो थी वो क्या थी? टीचर थी। एनी सुलीवन आपकी टीचर थी और हेलन केलर क्या थी? स्टूडेंट थी। तो एनी सुलीवन जो थी वो उनको दिखाई नहीं देता था, उनको मतलब उनकी आंखों में प्रॉब्लम था, उनको देखने में दिक्कत थी, उनको क्या थी? दृश्य हानि थी। अगर हम हेलन केलर की बात करते हैं तो हेलन केलर को देखने में भी दिक्कत थी और सुनने में भी दिक्कत थी, मतलब हेलन केलर दृष्टिबाधित भी थी और श्रवण बाधित भी थी। और उसी प्रकार से एनी सुलीवन क्या थी आपकी? एनी सुलीवन को क्या दिक्कत था? तो दृश्य हानि का दिक्कत था। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? तो पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को हम इक्विलिब्रेशन या संतुलन कहते हैं। क्लियर हुआ? थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा डी, संतुलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का देन था और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक संक्रिया काल या प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्राक संक्रिया काल या प्री ऑपरेशनल पीरियड। इसमें आपको पियाजे के सारी अवस्थाओं के बारे। चलिए, तो आगे का था हमारा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है प्राक संक्रिया काल। पर पियाजे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो संवेदी प्रेरक अवस्था या इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ये आपका होता है 0 से लेकर के 2 साल तक। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रिया काल, प्री ऑपरेशनल पीरियड, ये होता है आपका 2 से लेकर 7 साल के बीच तक। तीसरा होता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक काल। मूर्त संक्रियात्मक काल आपका होता है 7 से लेके 11 साल के बीच में। ठीक है, और अमूर्त या औपचारिक होता है 11 साल से 18 साल या 11 साल से ऊपर के एज में। तो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी हो गई दोस्तों? 2 से लेके 7 साल। ये हो गई आपकी पहली अवस्था, ये हो गई आपकी दूसरी अवस्था, ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी अवस्था और ये हो गई आपकी चौथी अवस्था। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष कक्षा के सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, क्या है? विशेष कक्षा के सिद्धांत में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन, चौथा है सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है पूछा है। ठीक है, तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में आपका ये हो जाएगा गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष शिक्षा का सिद्धांत क्या है? गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ क्या क्या शामिल है? ठीक है, क्या क्या पूछा है? मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ क्या क्या शामिल है? ठीक है, अनुकूलन क्षमता या कौशल, संप्रेषण क्षमता या कौशल, भाषाई क्षमता या कौशल, लेखन क्षमता या कौशल। 2 से लेकर 8 साल का अगर बच्चा है दोस्तों तो वो क्या, उसके साथ कौन सी ऐसी मतलब क्षमता शामिल होगी? तो हम क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी,
भाषाई क्षमता या कौशल, मतलब 2 से लेकर 8 साल का बच्चा, उसके लिए भाषा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। भाषाई क्षमता या कौशल उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों शिक्षा का अधिकार 2009 से संबंधित है। प्रश्न बोलता है शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने, नहीं बिल्कुल ये तो गलत हो गया, बी गलत हो गया। सी बोलता है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, बिल्कुल सही है। और चौथा है विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूल में, नहीं ऐसा कभी नहीं बोलता है, विशेष स्कूल की बात नहीं करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं है, उनको घर में रखने की बात नहीं करनी है। और जो आपका चौथा पॉइंट है विशेष स्कूल, विशेष रूप से बनाए गए विशेष स्कूल की बात भी गलत हो जाती है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा, ये आपको महत्वपूर्ण लाइन है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था को क्या करेंगे, अपन अपनाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगा, प्लेसमेंट नहीं करेगा, योगात्मक नहीं करेगा, निरंतर नहीं करेगा। 8वें का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है, तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया। उनमें आपके थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, कोहलर हैं, ठीक है। इन्होंने, इन सब ने क्या किया है, अधिगम का सिद्धांत दिया है। लेकिन जो आपके ब्लूम है, BS ब्लूम है, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। नहीं ध्यान रखना है आपको, नहीं किया है बोलेगा तो BS ब्लूम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा दोस्तों मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम डैश से डैश होता है। समीपस्थ से शीर्ष पुच्छक, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास, ठीक मोटर विकास से सकल मोटर विकास। इसको अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रॉक्सीमोडिस्टल, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या शीर्ष पुच्छक या समीपस्थ, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सकल मोटर विकास और ठीक मोटर विकास। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, मतलब किसी भी जो विकास का क्रम होता है वो आपका ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर होता है, ठीक है। ग्रॉस मोटर से क्या होता है, फाइन मोटर होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। क्लियर हो गया, ठीक करना है किसी भी चीज को आपको। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। वाइगोत्स्की की बात कर रहा है, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की भी एक वैज्ञानिक थे, इनका भी काफी सारा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इन्होंने स्वनियमन वह अपने आप की बात कर रही है, वह अपने आप को क्या कर रही है, एक काम करने के लिए क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है। वो सोच रही है कि अपने आप को मनीषा कैसे आगे बढ़ा सकती है, अपने आप में सेल्फ कैसे अपने आप को रेगुलेट कर सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको बस एक शब्द ध्यान रखना है, विशेष शिक्षा या खास शिक्षा, ठीक है। विशेष शिक्षा बोलेगा या आपको क्या बोलेगा, खास शिक्षा। विशेष शिक्षा की जगह आपको यहाँ पे खास शिक्षा भी बोल सकता है, ठीक है। खास शिक्षा भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब विकास है दोस्तों ये निरंतर चलती रहती है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहीं से बस आपका आंसर बन जाएगा, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास कभी समाप्त नहीं होती है, निरंतर चलते रहती है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अंतःक्रिया सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःसंबंध सिद्धांत या एकीकरण। मैंने आपको बताया, क्या बोला मैंने आपको, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो 13वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विकास क्या है,
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशंस टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक या प्रयोगात्मक तकनीक। ठीक है, 14वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो TAT है आपका, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है वो क्या है? एक प्रक्षेपण तकनीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? मतलब बोलता है विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सही है। विकास संयोग का परिणाम है, पता नहीं, गलत है। यह एक सतत प्रक्रिया है, सही है। और यह अनुमानित है। देखिए, अनुमानित भी होती है विकास, सतत प्रक्रिया भी है, और इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। इस प्रकार से कौन सा सिद्धांत गलत हो गया? कौन सा सिद्धांत गलत हो गया दोस्तों? आपका विकास संयोग का परिणाम है। विकास क्या है? संयोग का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस, यह संयोग का परिणाम नहीं है, यह पहले से अनुमानित होता है। तो विकास क्या हो गया? संयोग का परिणाम। गलत है पूछा है यहाँ पे, ठीक है, गलत है। तो विकास एक संयोग का परिणाम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है, प्रश्न बोलता है कि विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ठीक है, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप देखिए, विकास मतलब होता है जब इंसान मैच्योर हो जाएगा। मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि परिपक्वता कब आती है, मैच्योरिटी, जब विकास होता है। जब इंसान विकसित हो जाता है तब वह परिपक्व हो जाता है। तो इसका आंसर आप विकास का सीधे सीधे संबंध परिपक्व से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना कब आएगी? जब इंसान किशोरावस्था में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किशोरावस्था की बात करते हैं। विद्रोह की भावना मतलब गुस्सा आएगा, उसको नफरत करेगा, लड़ाई करेगा, विद्रोह करेगा। ठीक है, तो विद्रोह अब देखिए इसमें भी मुद्दा क्या है, आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। ध्यान रखिएगा, पूर्व किशोरावस्था में जो है बालक विद्रोह की भावना करेगा। क्लियर हो गया? पूर्व किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव, संघर्ष और तनाव, इसको यहाँ पे एक और वर्ड लिखता है दोस्तों, संघर्ष और तनाव का काल, ये भी किशोरावस्था से संबंधित है। संघर्ष और तनाव का काल, संघर्ष और तनाव का काल किसे कहा जाता है? तो आपका 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था को कहा जाता है संघर्ष और तनाव का काल। प्रश्न नंबर 19 है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में से कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, अन्वेषण, सामान्यकरण या प्रस्तुतिकरण, जनरलाइजेशन या प्रेजेंटेशन। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना स्मृति और समझ स्तर का प्रमुख चरण है, एक्सप्लोर करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ए, स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत जो है आपका दोस्तों क्या है? ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संविधान से संबंधित है आपके बच्चों के लिए। भारतीय संविधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। अनुच्छेद 26 नहीं है, गलत है। अनुच्छेद 15 नहीं है, अनुच्छेद 45। ठीक है, इस प्रकार 45 भी नहीं है। अनुच्छेद 21A, इसको नया जोड़ा गया था 21 में, क्या ए, 21 में ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अनुच्छेद 21 में क्या किया गया? आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीयर रेटिंग। पीयर रेटिंग से आप क्या, पीयर मतलब होता है ग्रुप, पीयर मतलब क्या होता है? बच्चों का ग्रुप बनाना। तो पीयर रेटिंग से क्या समझते हैं आप? एक ऐसा मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। यह पीयर ग्रेडिंग के समान है, साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, और क्या है? कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन
अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। पीयर रेटिंग मतलब मूल्यांकन अन्य मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष कक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, विशेष कक्षा में, हाँ अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विशेष कक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है, क्या क्या? प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समाज के मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र को हम कभी शामिल नहीं करेंगे। 23 का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली छात्र, हम इनको भी क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो 23 का सही उत्तर क्या हो गया? प्रतिभाशाली छात्र। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर है दोस्तों, एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह बहुत छोटा है, वह आत्म केंद्रित है, वह बहुत बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। देखिए 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6-7 वर्ष का बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, क्या होता है? वह ईगोसेंट्रिक होता है, वह आत्म केंद्रित होता है। क्लियर है? इसलिए वह दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता किसकी है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास? बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण वो कहाँ करेगा? बच्चा अपने मन में करेगा, और मन मतलब दिमाग, और दिमाग का संबंध किससे है? बुद्धि से है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास। बच्चा का अगर बुद्धि अच्छा है, उसका बौद्धिक विकास अच्छा है, तो वह सामाजिक और वास्तविक अवधारणाओं का निर्माण प्रारंभ कर देगा। अगला प्रश्न दोस्तों 26 नंबर प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता, कल्पनाशीलता। देखिए सृजनात्मकता, चिंतन और कल्पनाशीलता ये बौद्धिक विकास के तत्व हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? सृजनात्मकता, चिंतन, चिंतन और कल्पनाशीलता, ये जो 3 पॉइंट है ये बौद्धिक विकास के तत्व हैं, जबकि सहनशीलता बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। सहनशीलता बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? सहनशीलता। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन, व्यक्तित्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, यह भी सही बात है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, नहीं, व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित नहीं होता है। हम बोलते हैं ना किसी का व्यक्तित्व कैसा है, अंदर से कैसा है, वह व्यक्ति बाहर से कैसा है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो गलत उत्तर होगा, जो गलत कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? कथन गलत की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक नहीं है। साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। देखिए स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि ये तीनों व्यक्ति का खुद का होता है, लेकिन साथी समूह उसका खुद का नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों को मिलकर के बनता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का ए। 29 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 29। देखिए कोलबर्ग आ गया। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्या करता है? नैतिकता के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो नैतिकता के पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 29 का क्या हो जाएगा? ए, पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये आज के सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? वह जीन पियाजे की ट्रांजिटिव थॉट, सकर्मक विचार, ठीक है, वह जीन पियाजे की कौन सी सकर्मक विचार को प्रतिपादित या प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार आज हमने ये 30 प्रश्नों का ये जो सेट था वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे इसी तरह के अगले एक और वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।